तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2026 के लिए इंग्लिश के जो पीवाई के यानी जो पूछे जा चुके हैं, और ये स्पेशली हमने इसमें लिया है वर्ष 2025 में जो पूछे गए थे प्रश्न उनको। तो इस सेट 1 है, देखें इसमें जो पहला प्रश्न है हमारा वह है कि व्हाट डज द फ्रेज बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मीन। यानी कि बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या है ये आपको बताना है। जो वाक्यांश दिया हुआ है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इसका मतलब क्या होता है ये बताना है आपको। कि टू स्टार्ट ओवर आफ्टर ए फेलर, या टू कंप्लीट ए टास्क सक्सेसफुली, या टू टेक ए शॉर्ट ब्रेक फ्रॉम वर्क, या टू फाइनलाइज ए प्रोजेक्ट। मतलब इसका मतलब ये होता है कि असफलता के बाद एक नए सिरे से शुरुआत करना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, कि टू स्टार्ट ओवर आफ्टर ए फेलर। यानी कि जब कोई प्रारंभिक योजना पर जो विचार है या कुछ है, जब वो असफल या विफल हो जाता है जिससे कि शुरुआत से ही फिर से शुरू करना पड़े, तो इसे कहा जाता है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, या टू स्टार्ट ओवर आफ्टर ए फेलर। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और बी है कि टू कंप्लीट ए टास्क सक्सेसफुली, यानी दिए गए काम को सफलतापूर्वक संपन्न करना। तो ये तो इसका होना नहीं है, तो सही विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह दूसरा देखें प्रश्न। दूसरा में अपने को फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि हमको स्पेलिंग चेक करना है यहाँ पे जो सही आए वो डालना है इसमें। द लीडर्स खालिस्तान, फिर बिहेवियर, इवेंचुअली, एलियनेटेड इवन हिज स्टांस्ड सपोर्टर्स। इसका हिंदी कुछ ऐसा होगा कि नेता के खालिस्तान व्यवहार ने अंततः उसके सबसे जो कट्टर समर्थक थे उनको भी उनसे दूर कर दिया। तो उनके कुछ रवैये की बात हो रही है। इम्पेरियस, 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 इम्पीरियस। तो असल में इम्पेरियस होता है IMPERIOUS, इम्पेरियस या अभिमान्यपूर्ण, जो कि एडजेक्टिव वर्ड है ये। मतलब घमंडी अधिकार जताने वाला व्यवहार जो हो, इम्पेरियस। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि द लीडर्स इम्पेरियस, IMPERIOUS, सी विकल्प। इम्पेरियस बिहेवियर, इवेंचुअली, एलियनेटेड इवन हिज स्टांसेस्ट सपोर्टर्स। यानी कि नेता के घमंडी या अभिमान्यपूर्ण रवैये ने आखिरकार उसके जो सबसे कट्टर समर्थक थे उनको भी उनसे दूर कर दिया। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। वहीं तीसरा प्रश्न देखेंगे हम। तीसरा प्रश्न है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड काबिल। आपको काबिल का सिनोनिम्स बताना है। तो काबिल मतलब मेक है कि मेक पिटी और अननेसेसरी ऑब्जेक्शन ऑफ एन इवर ट्रिवियल, यानी कि बिल्कुल छोटी छोटी बातों पे आपत्ति करने वाला। कि बिल्कुल छोटी छोटी बातों पे मतलब कोई मीन मेक निकालने वाला, बाल का खाल निकालना, इस टाइप से उसको काबिल बोलते हैं। तो प्रेज प्रशंसा करना होता है। क्विबल, क्विबल का मतलब होता है बाल का खाल, यानी कि छोटी छोटी बातों पे, यानी कि ट्रिवियल मैटर्स पे ऑब्जेक्शन कर दे, उसे हम क्विबल कहते हैं। ठीक है। और अप्रूव यानी कि मंजूरी देना, तो ये होगा नहीं। इग्नोर मतलब अनदेखा करना, नज़रअंदाज करना, तो ये होना नहीं है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, क्विबल। कि काबिल का जो सिनोनिम्स है वो क्विबल हो जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ें, चौथा नंबर प्रश्न देखिए। चौथा नंबर प्रश्न है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है आपको म्यूनिफिसेंट का। तो म्यूनिफिसेंट मतलब एक उदार, स्पेशली दान वगैरह देने में अत्यधिक उदार उदार हो, उसे हम म्यूनिफिसेंट कहते हैं। तो इसका एंटोनिम बताना है। तो लेविस, लेविस का मतलब शानदार खर्चीला, तो ये होगा नहीं। और जेनरस, जेनरस का मतलब उदार, अपने बात में व्यवहार में उदार हो, तो वो भी यहाँ इससे कनेक्शन है नहीं। और स्टिंगी की बात करें तो स्टिंगी माने कंजूस होता है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा। म्यूनिफिसेंट का जो एंटोनिम है वो स्टिंगी हो जाएगा। ठीक है। और बेनेवलेंट की अगर हम बात करें तो बेनेवलेंट मतलब होता है परोपकारी, है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे म्यूनिफिसेंट का जो एनोटिम हो जाएगा, एंटोनिम होगा, वो स्टिंगी होगा, यानी कंजूस। इसी तरह आगे बढ़ें और पांचवा नंबर प्रश्न देखिए। हमको दिए गए
इडियम या मुहावरे का सही मतलब बताना है। इन द बर्ड यानी कि कली अवस्था में, यानी कि सैसवा अवस्था जिसको बोल दे, कि इन द ईयरली ऑफ डेवलपिंग स्टेज, ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन, या ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, या इन द फाइनल फेज ऑफ एग्जीक्यूशन। तो इन द बर्ड यानी कि बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में या कली अवस्था में, तो इसका सही जो मीनिंग होगा वो होगा इन द अर्ली और डेवलपिंग स्टेज, या बिल्कुल प्रारंभिक या विकासशील चरण के बारे, चरण चरण विकासशील अवस्था, तो सही विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है। वहीं अगर हम बी की बात करें, ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो विनाश के कगार पर, तो ऐसा तो है नहीं। जब कोई भी कली यानी कि कली से संबंधित है कि पेड़ का जो पहला कली है जब वो खिलता है, मतलब वो बड़ा होता है, तना बनता है, पेड़ का बड़ा भाग बनता है, तो इन द बड यानी कि जब वो सैसवा अवस्था में हो, तो वही इसके लिए यहाँ पे कि इन द अर्ली और डेवलपिंग स्टेज, तो सही विकल्प ए हो जाएगा, है ना। बी की बात कर लें, ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो विनाश के कगार पर, तो ये नहीं होगा। और ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, या उत्सव के अवसर पर या उत्सव के समय पर, तो ये भी नहीं है। और डी है कि इन द फाइनल फेज ऑफ एग्जीक्यूशन, या क्रियान्वयन के अंतिम समय में, तो ये भी नहीं होगा। इन द बड बिल्कुल प्रारंभिक इनिशियल स्टेज की बात हो रही है, तो ए हो जाएगा यहाँ पे सही विकल्प इसका, है ना, कि इन द अर्ली और डेवलपिंग स्टेज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 6वें नंबर की तरफ। यहाँ पे अपने को करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ए वर्ड मीनिंग टू मेक लेस सीवियर और इंटेंस, मतलब किसी भी चीज़ को कम गंभीर बनाना, इसके लिए एक एक वर्ड क्या है, मिटिगेट होता है, लेकिन अब बताना है कि इसको जो करेक्ट स्पेलिंग है वो देखना है। MITIGATE, MITTIGATE, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि MITIGATE, मिटिगेट। मिटिगेट मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ के खतरे को कम करना, मिटिगेट। ठीक है, तो स्पेलिंग MITIGATE, सही विकल्प ए हो जाएगा, है ना। अब 7वां प्रश्न देखिए। 7वां प्रश्न है कि स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स एंड मेडल्स, इसको न्यूमिस्मेटिस्ट बोला जाता है। न्यूमिस्मेटिस्ट या मुद्रा शास्त्री कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को जो कि सिक्कों और पदक का अध्ययन या संग्रह करे, उसे न्यूमिस्मेटिस्ट कहा जाता है। स्पेलिंग की अगर हम बात करें तो NUMISMATIST सही है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, न्यूमिस्मेटिस्ट, मुद्रा शास्त्री। 8वां नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ पे कि चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, मतलब को वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देखना है। ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल मूविंग टुगेदर, यानी कि ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल मूविंग टुगेदर, यानी कि बड़े संख्या में लोगों का चलता हुआ समूह, ये चलता हुआ समूह क्या कहलाता है? कन्वाय कहलाता है, क्राउड कहलाता है, स्वार्म, या फिर हॉर्ड कहलाता है। तो सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा, किसे हम हॉर्ड कहते हैं, HORD, हॉर्ड या हर्ड, होर्ड बोलते हैं। होर्ड में क्या है कि झुंड है, इसका मतलब होता है होर्ड, लोगों का एक बड़ा और अक्सर अव्यवस्थित समूह जो कि एक साथ चलता है, उसे हम हॉर्ड कहते हैं। यानी कि लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल मूविंग टुगेदर इज कॉल्ड हॉर्ड। कानवे की अगर हम बात कर लें तो कानवे असल में एक काफिला होता है, जो मतलब विशेष रूप से व्हीकल या जो शिप्स वगैरह होते हैं उनके समूह को बताता है। वहीं अगर हम क्राउड की बात कर लें, क्राउड यानी भीड़ होता है, तो लोगों का एक बड़ा समूह तो होता है इसमें, लेकिन इस समूह में साथ में आगे नहीं बढ़ते, बल्कि एक जगह पर ही रहते हैं और वो गैदरिंग होते हैं, उसको क्राउड बोल दिए। वहीं अगर हम स्वार्म की बात कर ले तो स्वार्म का मतलब भी झुंड होता है, लेकिन यह कीड़ों के एक समूह, विशेषकर मधुमक्खी को संदर्भित करता है, जो कि एक साथ गति करते हैं, एक तो उनके झुंड को स्वार्म बोलते हैं। यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, होर्ड, होर्ड। ठीक है, अगला 9वां नंबर देखेंगे प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न है कि यानी कि नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। हमको यहाँ सही मतलब वर्ब डालना है इसमें। द डिपार्टमेंट वॉज आस्क्ड टू खालिस्तान द आउटडेटेड प्रोटोकॉल, फेज आउट, हैंड ऑफ, कम अक्रॉस, या ले डाउन, ए प्ले डाउन। तो यहाँ कि हमको मतलब वर्ब जो है उसको डालना है। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि फेज आउट, यहाँ पे द डिपार्टमेंट वाज आस्क्ड टू फेज आउट द आउटडेटेड प्रोटोकॉल, यानी कि विभाग ने जो अप्रचलित
प्रोटोकॉल हैं उनको चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए कहा गया था। तो फेज आउट मतलब कि चरणबद्ध तरीके से बाहर करना किसी भी चीज़ को, तो यहाँ पे फेज आउट हो जाएगा। हैंड ऑफ की बात करें तो हैंड ऑफ मतलब होता है सौंपना, यानी कि अगर कोई मैनेजर जा रहा है दूसरी जगह कोई दूसरा आ रहा है तो उसको हैंड ऑफ करता है, वो पूरा सौंपना, जिम्मेदारी या नियंत्रण किसी भी अन्य को दे देना हैंड ऑफ कहलाता है। कम क्रॉस का होता है कि संयोगवश कोई मिल जाए या कोई विशेष प्रभाव डाल दे तो उसे कहते हैं कम क्रॉस। प्ले डाउन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को उसकी वास्तविक अहमियत से कम दिखाना, तो प्ले डाउन होता है। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, फेज आउट। द डिपार्टमेंट वाज आस्क्ड टू फेज आउट द आउटडेटेड प्रोटोकॉल, यानी कि विभाग को अब जो अप्रचलित प्रोटोकॉल हैं उनको चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए कहा गया, है ना। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न कि फाइंड द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेंस, मतलब इसमें इधर देखना है आपको। वर्ड है कि हैड द एनालिसिस्ट बीन गिवन एक्सेस टू द लॉन्गिट्यूडनल डेटा सूनर they could have refined their projections with greater accurateness। मतलब ऐसा है हिंदी में इसका कि यदि विश्लेषकों को अनुदैर्ध्य डेटा तक पहले ही पहुंच प्रदान कर दी गई होती या पहले ही पहुंचने दिया जाता तो वो अपने अनुमानों को अधिक सटीकता के साथ परिष्कृत कर सकते थे। लेकिन ये ग्रेटर एक्यूरेटनेस, तो एक्यूरेटनेस सही शब्द नहीं है, तो यहाँ पे बल्कि इसकी जगह एक्यूरेसी होना चाहिए। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि जो एक्यूरेटनेस है ये सही नहीं है, बल्कि इसकी जगह एक्यूरेसी होना चाहिए। तो चौथा जो है ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इरर है, ठीक है। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न कि एक्टिव को हम के मतलब एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना है। एक्टिव वॉइस है कि दे डोंट अलाउ स्मोकिंग हियर, तो पास्ट टेंस का है ये, सॉरी प्रेजेंट टेंस का है, दे डोंट अलाउ स्मोकिंग हियर। तो ये होगा स्मोकिंग इज नॉट अलाउड हियर, अलाउ का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। तो स्मोकिंग इज नॉट अलाउड हियर, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि सेलेक्ट द सेंटेंस कंटेनिंग द होमोनिम, मतलब जो सुनने में एक जैसे लगे जिसका मतलब हो वो बताना है आपको। जो हाईलाइटेड वर्ड में दिए हैं कि ही मेड ए फाइन डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू थ्योरीज, यानी कि उन्होंने या उसने दोनों सिद्धांतों के बीच सूक्ष्म अंतर बताया कि फाइंड डिस्टिंक्शन बिटवीन टू थ्योरीज, मतलब कि सूक्ष्म या परिष्कृत बिल्कुल छोटा छोटा चीज़ बता दिया उन्होंने दो थ्योरी के बीच में। तो ऐसा बताना है आपको। द पुलिस इशूड हिम में पार्किंग फाइन, द फैब्रिक वाज ए फाइन क्वालिटी, शी डिलीवर्ड ए फाइन परफॉर्मेंस, हिज फाइन कोट केप्ट हिम वार्म। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि द पुलिस इशूड हिम में पार्किंग फाइन, मतलब ये पेनाल्टी की बात कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने कोई लॉ मतलब लॉ तोड़ा है, मतलब नियम तोड़े हैं, इसलिए उस पर फाइन लग गया। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा। बल्कि और जो दूसरा है द फैब्रिक वाज ए फाइन क्वालिटी, तो ये क्वालिटी बता रहा है, इसलिए हीनोनिम मतलब होमोनिम में नहीं आएगा। वहीं अगर सी विकल्प की बात कर लें तो ये भी जो परफॉर्मेंस है उसकी बात कर रहा है, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। और जो डी विकल्प है कि हिज फाइन कोट, तो ये भी जो है मतलब क्वालिटी की बात कर रहा है कि जो फैब्रिक है वो फाइन है, इसकी वजह से उसे ठंड नहीं लगा, तो ये भी नहीं आएगा। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि द पुलिस इशूड ही में पार्किंग फाइन, ठीक है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न देखेंगे हम। इसमें अपने को कन्वर्ट द सेंटेंस प्रोवाइडेड बिलो फ्रॉम इट्स पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर टू इनएक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस दिया हुआ है, हमको इसे एक्टिव वॉइस में बदलना है। पैसिव वॉइस का है कि द कैंडिडेट्स वे आर फाउंड टू हैव बीन सबमिटिंग फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग वेरिफिकेशन।
ये पैसिव वॉइस में है। इसका मतलब यह है कि सत्यापन के दौरान उम्मीदवारों को कूट रचित दस्तावेज जमा करते हुए पाया गया। मतलब यह पाया गया, जब सत्यापन हुआ तो सत्यापन के समय यह पाया गया कि उम्मीदवारों के द्वारा कूट रचित दस्तावेज जमा किया गया है। ये होगा इसका मतलब। और तो इसका अपने को एक्टिव वॉइस बनाना है। अब यह है कि इनको सत्यापन किसने किया? ऑफिशियल्स ने किया, है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि द ऑफिशियल्स फाउंड दैट द कैंडिडेट्स हैड बीन सबमिटिंग फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, है ना। टू हैव बीन हैड बीन में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा। ऑफिशियल्स फाउंड दैट द कैंडिडेट्स हैड बीन सबमिटिंग फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक। अगला 14वां प्रश्न है कि चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू रिप्लेस द हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ही इज सो वीक टू लिफ्ट द बॉक्स। तो यहाँ पे अगर मॉडल की बात करें तो यहाँ पे सो दैट का प्रयोग होता है इसमें, है ना। तो जो हाईलाइटेड वर्ड हैं उनकी जगह क्या रखना है ये आपको बताना है इसमें, कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स एंड दैट ही लिफ्ट्स द बॉक्स, दैट ही कुड लिफ्ट द बॉक्स। तो अब इतना कमज़ोर है कि वो उठा नहीं सकता, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि दैट ही कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स। तो सही विकल्प ए हो जाएगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स। तो सही विकल्प यहाँ पे ए। अगला 15वां नंबर प्रश्न, यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड हैं इनको रिप्लेस करना है दिए गए शब्दों में से। लिखा है कि ही इज जूनियर देन मी इन सर्विस। यहाँ पे क्या आएगा बताना है। जूनियर फॉर मी, मोर जूनियर देन मी, जूनियर टू मी, जूनियर देन आई। अब ये जो जूनियर वर्ड है असल में एडजेक्टिव है, तो ऐसे एडजेक्टिव जिनमें आई ओ आर से समाप्त होते हैं, लाइक जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, प्रियर या पोस्टेरियर, तो ऐसे सब जब आते हैं तो उनके बाद तुलनात्मक तरीके से प्रयोग करने के लिए देन नहीं लगाया जाता बल्कि टू लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जूनियर टू मी। तो ही इज जूनियर टू मी इन सर्विस, यानी कि सही विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है कि ए सेंटेंस इज प्रोवाइडेड इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में दिया गया है और हमको इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। इनडायरेक्ट स्पीच में कहा गया है कि द बॉटनिस्ट साइटेड द sorry, the botanist said that the rare orchid has germinated only to succumb to a latent fungal blight। मतलब वनस्पति शास्त्र यानी कि जो बॉटनिस्ट है उसने यह आह भरी कि जो दुर्लभ या रेयर आर्किड जो है उसका अंकुरण तो हुआ, यानी वो पैदा तो हुआ, लेकिन वो लेकिन वो एक छिपी हुई फंगल बीमारी का शिकार हो गया बाद में। मतलब बाद में वो एक छिपी हुई फंगल बीमारी का शिकार हो गया, उसकी वजह से वो खत्म हो गया, मर गया। यानी कहना यहाँ पे मतलब ये है कि जो वनस्पति शास्त्री था उसने ये आह भरा कि जो दुर्लभ आर्किड है वो उग तो गया, उसका अंकुरण हुआ, लेकिन वो बाद में एक छिपी हुई फंगल बीमारी का शिकार हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है। अब यहाँ पे हमको टेंस में चेंज करना होगा। हैड है ना। तो ये पास्ट परफेक्ट है तो हमको सिंपल पास्ट टेंस में आना है। तो विकल्प ये है कि द बॉटनिस्ट साइड द रेयर ऑर्किड डिड जर्मिनेटेड, नहीं होगा। विकल्प बी है कि द बॉटनिस्ट साइड ए रेयर ऑर्किड हैड जर्मिनेटेड, ये भी नहीं होगा। विकल्प सी है कि द बॉटनिस्ट साइड द रेयर ऑर्किड जर्मिनेटेड ओनली टू स्कम टू ए लेटेंट फंगल ब्लाइट। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, है ना। और
नेक्स्ट है अगला 17 नंबर प्रश्न कि यहाँ पे अपने को वही यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, उसको अपने को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। जॉन सेड आई शैल रिटर्न सून। तो जॉन सेड का वही रहेगा, आई की जगह वर्ब का थर्ड, मतलब आई जो है फर्स्ट पर्सन है, इसकी जगह थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो जॉन सेड ही विल रिटर्न सून। जॉन सेड ही वुड रिटर्न सून। तो सैल का वुड या शुड होगा, तो यहाँ पे वुड हो जाएगा कि जॉन सेड ही वुड रिटर्न सून। सही विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, जॉन सेड आई शैल रिटर्न सून का जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो बी हो जाएगा, जॉन सेड ही वुड रिटर्न सून। नेक्स्ट 18वां कि रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट ऑर्डर टू मेक ए लॉजिकल पैसेज। मतलब अपने को यहाँ पे रीअरेंज करना है, इसको देखना है। नंबर 1 पे है कि द प्रोजेक्ट टीम रिव्यूड द प्रपोजल, एडजस्टमेंट वेयर मेड टू इम्प्रूव इट्स फिजिबिलिटी, ए बजट वाज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड प्रपोजल, द प्रपोजल वाज सबमिटेड फॉर अप्रूवल। अब कोई अगर प्रोजेक्ट वर्क होता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, रिव्यू किया जाता है कि प्रोजेक्ट कैसा रहेगा, रिव्यू किया जाता है। उसके बाद एडजस्टमेंट किया जाता है कि भाई इसमें क्या क्या जोड़ना है, क्या घटाना है। उसके बाद फिर बजटिंग किया जाता है। उसके बाद सबमिशन किया जाता है उसमें, है ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले नंबर 1 ही आएगा कि द प्रोजेक्ट टीम रिव्यूड द प्रपोजल। इसके बाद नंबर 2 आएगा कि एडजस्टमेंट्स वेयर मेड टू इम्प्रूव इट्स फिजिबिलिटी। इसके बाद नंबर 3 आएगा कि द ए बजट वाज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड प्रपोजल एंड आफ्टर दिस द प्रपोजल वाज देन सबमिटेड फॉर अप्रूवल। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा कि 1 2 3 4 ये अपने सही क्रम में लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 19वां कि रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू फॉर्म ए मीनिंगफुल पैसेज। इसको अपने को रीअरेंज करना है कि बिल्कुल सही लगे कि कुछ लिखा हुआ है। नंबर 1 है कि द ब्लूप्रिंट इज फाइनलाइज्ड आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। सेकेंड लाइन है कि फर्स्ट ए बेसिक फ्रेमवर्क इज प्रपोज्ड, देन रिवीजन आर मेड आफ्टर डिस्कशन, फाइनली एग्जीक्यूशन बीइंग एज पर प्लान। तो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले नंबर 2 आएगा कि फर्स्ट ए बेसिक फ्रेमवर्क इज प्रपोज्ड। इसके बाद नंबर 3 आएगा कि देन रिवीजन आर मेड आफ्टर डिस्कशन। इसके बाद नंबर 1 आएगा कि द ब्लूप्रिंट इज फाइनलाइज्ड आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। देन नंबर 4 कि फाइनली एग्जीक्यूशन बीइंग्स एज पर प्लान। तो 2 3 1 4 ऐसे बैठेगा ये, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। तो साथियों ये था एसएससी सीजीएल 2025 में पूछे गए शिफ्ट 1 का ये इंग्लिश का पीवाई के, जिसमें हमने जो अनसीन पैसेज थे उसे नहीं लिया है, छोड़ दिया है। देखें और बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और बस इसमें इतना ही, बाकी अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।